प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बी पार्ट सेकंड के यूनिट 3 के टॉपिक राजनीतिक दल और दबाव समूह के अंतर्गत राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे अगले वीडियो में हम दबाव समूह के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में राजनीतिक दल का अर्थ, उसके गठन के आधार, राजनीतिक दलों की भूमिका और राजनीतिक दलों के क्या लाभ हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल आधुनिक राजनीति की एक लाइफलाइन बन गए हैं, जीवन डोर बन गए हैं, क्योंकि आज के समय सभी लोकतंत्रात्मक देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का विकास हुआ है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है और इसके लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि नागरिकों के लिए राजनीति में प्रवेश का एकमात्र संस्थागत साधन राजनीतिक दल ही होते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के केंद्र बिंदु माने जाते हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत दलीय प्रणाली पाई जाती है। कहीं पर एक दलीय शासन व्यवस्था, कहीं पर द्विदलीय शासन व्यवस्था और कहीं बहुदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। राजनीतिक दल क्या होते हैं, इसके बारे में गिलक्राइस्ट की डेफिनेशन को हम दे सकते हैं। एक राजनीतिक दल उन नागरिकों का संगठित समूह होता है जिनके राजनीतिक विचार एक से होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार पर नियंत्रण करने की चेष्टा करते हैं। तो गिलक्राइस्ट ने जो राजनीतिक दल की परिभाषा दी है, उसमें उसको यदि हम व्याख्या करें तो ये देखेंगे कि एक नागरिकों का संगठित समूह होना चाहिए जिनके राजनीतिक विचार एक से होने चाहिए, उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए और उनका मोटो यानी उद्देश्य सरकार पर नियंत्रण करना होना चाहिए। तो ये राजनीतिक दल निर्माण की आवश्यक शर्तें भी है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत के आधार पर, जिस पर वे एकमत हों, अपने सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा जनता के हित में काम करने के लिए वैध है। और भी मैकाइवर ने भी राजनीतिक दल की एक सटीक परिभाषा दी है। राजनीतिक दल किसी नीति या सिद्धांत का समर्थन करने के लिए उस सभा या समिति को कहते हैं जो वैधानिक उपायों का प्रयोग करके उसी सिद्धांत या नीति द्वारा सरकार का निर्माण करने का प्रयत्न करें। तो उन्होंने एक वैधानिक बात और इसमें जोड़ दी है। तो अब हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए क्या आवश्यक शर्तें हो गई हैं, यानी किसी भी राजनीतिक दल का गठन के लिए क्या आवश्यक तत्व हो गए हैं। पहला, संगठन, सामान्य सिद्धांतों के प्रति सहमति, सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च, ये आवश्यक तत्व बताए गए हैं। लेकिन इनमें हम दो और जोड़ सकते हैं, जैसे कि नागरिकों का समूह और वैधानिक साधनों में आस्था, संवैधानिक साधनों के प्रयोग में आस्था इन्होंने ले ली है। तो संगठन में हम देखेंगे कि ये इसकी प्रथम आवश्यकता है। बिना संगठन के राजनीतिक दल गठित नहीं हो सकते।
राजनीतिक दल के निर्माण के लिए आवश्यक है कि उसके सदस्य संगठित हों, उनके संगठन का कोई विधान हो और सदस्यों में अनुशासन हो, क्योंकि संगठन ही राजनीतिक दल को लोकतांत्रिक शक्ति और संबल प्रदान करता है। इसलिए किसी भी समुदाय को राजनीतिक दल तभी कहलाया जा सकता है जब वो पूर्णतया संगठित हो। यह एक अनिवार्य शर्त है। दूसरा आवश्यक तत्व हम कह सकते हैं सामान्य सिद्धांतों के प्रति सहमति। कि जो संगठन में जो राजनीतिक दल बनाने के लिए जो व्यक्तियों का समूह है, उन सभी सदस्यों में उस दल के सिद्धांतों, आस्थाओं, विचारधाराओं के प्रति एक आम सहमति होनी चाहिए। भिन्न भिन्न विचारधारा नहीं होनी चाहिए, तभी वो राजनीतिक दल का गठन हो सकता है। संवैधानिक साधन या वैधानिक साधनों के प्रयोग में आस्था, यानी राजनीतिक दल को संविधान में के विरुद्ध नहीं जाना है, नियम और कानूनों की अवहेलना नहीं करनी है, उन्हीं के अंतर्गत रह के अपनी इच्छाओं को मूर्त रूप देना होता है। तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल के लिए ये आवश्यक होता है कि उसके सदस्य संवैधानिक साधनों के प्रयोग द्वारा ही शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करें। राजनीतिक दल के सदस्यों को मतदान की शक्ति में विश्वास रखना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से और वैधानिक उपायों को काम लेने में उनका विश्वास होना चाहिए। तो तभी हम उसे एक राजनीतिक दल की संज्ञा दे सकते हैं। सत्ता पर प्रभुत्व की इच्छा राजनीतिक दल का यह अनिवार्य लक्षण भी माना जाता है, या उनका अंतिम लक्ष्य भी होता है, क्योंकि इसी सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य को ध्यान में रखते ही राजनीतिक दल अपना निर्माण करते हैं। कोई समाज सेवा उनका उद्देश्य नहीं होता है। कहते हैं कि समाज सेवा के लिए हमने, पर वो राजनीतिक दल का ये प्रमुख उद्देश्य है सत्ता प्राप्ति। उसी के आधार पे राजनीतिक दल बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, सम्मिलित होते रहते हैं एक दूसरे में। तो सत्ता तो एक प्रमुख इच्छा है, एक आवश्यक तत्व है राजनीतिक दल के। ये इनका अंतिम लक्ष्य भी होता है। सत्ता पर नियंत्रण के माध्यम से राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप देश और समाज, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। राष्ट्रीय हित इनका सर्वोपरि होता है। ये अपने राजनीतिक दल जो होते हैं, उन्हें राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना होता है। व्यक्तिगत, प्रांतीय या व्यक्तिगत हित उसमें समाहित नहीं होते हैं। जिस राजनीतिक शक्ति पर अधिकार प्राप्त करने की लालसा राजनीतिक दलों में होती है, उसका अंतिम ध्येय राष्ट्रीय हित को साधना होना चाहिए। यानी कि उनका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्रीय हित को बनाए रखना होना चाहिए। सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय हित होगा, उसके बाद अन्य हितों पर ध्यान देना होगा। तो ये कुछ आवश्यक तत्व है जो राजनीतिक दल के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। राजनीतिक दलों के गठन के आधार क्या क्या हैं? मतलब आजकल हम जो राजनीतिक दल देखते हैं वो किस किस आधार पर गठित होते हैं? धार्मिक आधार, आर्थिक आधार, जातीय आधार और मनोवैज्ञानिक आधार। इन आधारों पे इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है वो हम यहाँ देख रहे हैं। सबसे प्रथम भूमिका लोकमत का निर्माण करना। राजनीतिक दलों का सभी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में यह महत्वपूर्ण काम होता है कि वो विभिन्न जटिल विषयों पर लोकमत का निर्माण करें। राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सामने इस प्रकार रखते हैं कि साधारण जनता उसे समझ सके और उनके समाधान के लिए राजनीतिक दल फिर प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दल जब चुनाव का समय होता है तब देश की विभिन्न समस्याओं को एक एक कर जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और अपना मतलब जो इनका ये होता है
एक अपनी जो ये जनता के सामने कुछ अपनी वो लेके जाते हैं कि हम लोग जब सरकार सत्ता में आ जाएंगे तो हमारा एक घोषणा पत्र होगा। तो इस तरह से वो अधिक से अधिक लोकमत का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। सरकार का निर्माण ये राजनीतिक दल का प्रसिद्ध ध्येय है, उद्देश्य है। चुनावों के माध्यम से सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। निर्वाचन के बाद राजनीतिक दल द्वारा ही सरकार का निर्माण किया जाता है। जिस राजनीतिक दल को सबसे अधिक बहुमत मिलता है वो सत्ता प्राप्त करता है, और नहीं मिलता है तो अन्य दलों की सहयोग से बहुमत का निर्माण करता है और फिर सत्ता में आता है। मिश्रित दलीय व्यवस्था जिसे हम कहने लगे। अध्यक्षात्मक शासन में प्रणाली में जिस दल का राष्ट्रपति चुना जाता है वह अपने विचारों से सहमति रखने वाले लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर लेता है, और संसदीय शासन व्यवस्था में जिस दल की सरकार बनती है उसी दल के व्यक्ति जो चुनाव लड़के आते हैं संसद में मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। चुनाव द्वारा सत्ता पर नियंत्रण। राजनीतिक दल सत्ता पर वैधानिक साधनों के माध्यम से नियंत्रण रखने का प्रयास करते हैं, सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता करते हैं। सभी राजनीतिक दल चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं और लाखों रुपए चुनाव प्रचार में खर्च करते हैं ताकि उनका प्रत्याशी जीतकर या अधिक से अधिक सीटें वो दल प्राप्त करे और सरकार का गठन करे। सहयोग एवं समन्वय संबंधी कार्य। राजनीतिक दल जनता और समाज के बीच भी एक कड़ी का कार्य भी करते हैं, और जो सरकार के विभिन्न निकाय होते हैं उनमें परस्पर सहयोग समन्वय भी करते हैं। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल समन्वय की आवश्यकता के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं। राजनीतिक दल जहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण पाया जाता है वहां इन दोनों निकायों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करके संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। नीतियों और कार्यक्रमों के सर्जक होते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों के अनुसार नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते हैं। राजनीतिक शिक्षा का कार्य। मगर राजनीतिक दल कभी किसी समूह विशेष का या कोई अलग से कार्य नहीं करते हैं। उनका संपूर्ण ध्यान राष्ट्र के हित में होता है और राष्ट्र का कैसे विकास किया जाए इसी के लिए वो नीतियाँ बनाते हैं। राजनीतिक दलों के माध्यम से जनता को एक राजनीतिक शिक्षा भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि चुनावों के समय राजनीतिक दलों के प्रचार कार्य में मूल रूप से उनका उद्देश्य जो होता है वो अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन शक्ति पर अधिकार करना होता है, और इस प्रचार कार्य में लोक शिक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य स्वतः ही होता रहता है। सभी विकासशील देशों में लोक शिक्षण का ये कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा और अधिक सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। सार्वजनिक समस्याओं के बारे में विभिन्न राजनीतिक दल अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करके जिस वाद विवाद को जन्म देते हैं उससे सामान्य जनता में राजनीति के प्रति एक चेतना का प्रसार होने लगता है। और आजकल तो ये एक परिपाटी बन गई है कि जो विपक्षी दल है वो सत्ता दल के हर कार्यक्रम को, उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं को, नीतियों को कोई न कोई कमी निकाल कर जनता के सामने उसको प्रचारित करने में लगे रहते हैं। और ये सही भी है, हमारे पास एक सशक्त विरोधी दल होना भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि सत्ता दल निरंकुश ना हो सके।
तो राजनीतिक दलों के माध्यम से पब्लिक जनता राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करती है और देश की समस्याओं से अवगत होती है। वाद विवाद होते हैं, आजकल मीडिया में सभी दलों के सदस्य बैठते हैं, फिर उन पे वाद विवाद करते हैं, तो एक राजनीतिक चेतना का प्रसार होता है। राजनीतिक दल सरकार और जनता के मध्य एक संपर्क की कड़ी के रूप में काम करते हैं। निर्वाचन के समय ये सार्वजनिक समस्याओं पर चर्चा करते हैं और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं, उनके बारे में जनता की राय लेते हैं और मतलब सरकार और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इनके अतिरिक्त राजनीतिक कार्यों के अलावा राजनीतिक दल सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य भी करते हैं। वो हमारे समाज में फैली हुई अनेक सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी प्रचार प्रसार करते रहते हैं, लोक चेतना का विकास करते हैं। तो इस प्रकार हमारे राजनीतिक दल एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोकमत का निर्माण करना, सरकार का निर्माण करना। राजनीतिक दलों के बिना सरकार का निर्माण संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल सकता, क्योंकि विशाल जनसंख्या होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र असंभव है। इसलिए यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के माध्यम से ही सरकार का गठन किया जा सकता है और इसके लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक होता है। राजनीतिक दलों के लाभ या गुण। राजनीतिक दल सरकार की निरंकुशता को रोकते हैं, क्योंकि जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है वो विपक्ष में बैठता है और विपक्षी दल सरकार के कार्यों पे एक पैनी नज़र रखते हैं। सरकार द्वारा कोई भी गलत फैसला किया जाता है तो संसद में विपक्षी दल उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मतदाताओं के समक्ष राष्ट्रीय समस्याओं को रखना, ये राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि मतदाताओं को इतना ज्ञान नहीं होता है, तो वो दलों के माध्यम से ही यह जान पाती है कि हमारे देश में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। लोकतंत्र को व्यवहारिकता प्रदान करना, जो राजनीतिक दल होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम निर्वाचन करा सकते हैं और जनप्रतिनिधि दलों के माध्यम से ही जीत कर संसद तक पहुंचते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग बनाए रखते हैं। सरकार जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं और विपक्षी दल के रूप में सरकार पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। जनता में राजनीतिक जागृति या चेतना उत्पन्न करते हैं, सामाजिक सुधार के काम करते हैं और सरकार के गठन को आसान बनाते हैं। ये राजनीतिक दल के लाभ हैं, या यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के महत्व को हम इस प्रकार देख सकते हैं। बट इनकी कुछ हानियाँ या अवगुण भी हैं, जैसे दलों द्वारा स्वार्थी प्रचार करना। मतलब जो विपक्षी दल हैं वो अब केवल दल का ही विरोध नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्ति का भी विरोध करने पे उतर आते हैं। नैतिकता में बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा दलीय हितों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी है। केवल विरोध के लिए विरोध करना है, ये अब इनका उद्देश्य बन गया है। गुटबंदियाँ हो गई है। बहुदलीय व्यवस्था में तो खिचड़ी सरकार बनने लगी है। बहुदलीय व्यवस्था में मतदाताओं के जो मत है वो बट जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जिसको सबसे अधिक सीटें मिलती है वो अधिक बड़ी पार्टी के रूप में उभर जाता है और वो अन्य दलों के साथ मिलकर फिर खिचड़ी सरकार बनाता है। जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन, कई बार वो इतने उग्र हो जाते हैं विरोधी दल और अन्य छोटे दल कि सत्ताधारी दल के खिलाफ जनता को भड़काने का भी प्रयास करने लगते हैं, सांप्रदायिक द्वेष फैलाने लगते हैं। और ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि हमारे देश में हर अच्छी नीति का भी विरोध होता है। कोई नवाचार नहीं चाहते, कोई संशोधन, मतलब हमारे जो एक
लीक पे काम हो रहा है, परंपरा प्राचीन ढंग से काम चलता आ रहा है, उसी को लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं। कोई नवीनता नहीं चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला लेते हैं जनता में। जनता भले ही कुछ ना कहे, बट राजनीतिक दल उस चीज़ को इतने गलत तरीके से जनता के समक्ष पेश करते हैं कि जनता कंफ्यूज हो जाती है, सरकार के कार्यों के प्रति वो शंकालु हो जाती है। तो हम कुछ दोष भी इसे देखते हैं। और जो एक यहाँ मैंने बताया कि दल प्रणाली के 3 प्रारूप हैं, स्टार्टिंग में बता दिया था। एक दलीय व्यवस्था जो ज़्यादातर साम्यवादी दल है, रूस और चीन देशों में एक दलीय व्यवस्था है, वहाँ विपक्षी दल नहीं है। द्विदलीय जहाँ अमेरिका इंग्लैंड में है, और बहुदलीय भारत और फ्रांस में है। तो आज हमने राजनीतिक दलों के बारे में चर्चा की। राजनीतिक दल का अर्थ, उसके गठन के आधार, अनिवार्य तत्व, राजनीतिक दलों की भूमिका और इनके गुण और अवगुण। आशा है आप लोगों को इसे समझ में आ जाएगा। थैंक यू।